हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे फाइनेंशियल कमेटीज ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। लास्ट सेशन में हमने जो हमारी कमेटी सिस्टम है इसका एक चार्ट किया कि कैसे हमारी 6 टाइप्स की डिफरेंट कमेटीज हैं, जैसे स्टैंडिंग कमेटी होगी, अडॉक कमेटी होगी, फिर इनकी डिवीज़न की। देन स्टैंडिंग कमेटीज़ को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर उसकी मेन कमेटीज़ कर हमने उसके एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग या फिर फंक्शनल बेस पर डिवाइड किया था। तो वो चार्ट हमारा सेकंड वीडियो में है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा अगर आप दोबारा से चार्ट को स्टडी करना चाहते हो। एंड आज हम इस सेशन में जो पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं इनमें जो फाइनेंशियल कमेटी है उनमें सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जिसको हम PAC कहते हैं। तो पब्लिक अकाउंट कमेटीज के रिगार्डिंग करेंगे। पब्लिक अकाउंट कमेटी है, इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब होती है, इसका काम क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इस सब को डिस्कस करेंगे। पब्लिक अकाउंट कमेटी हमारी इंडिया की सबसे पुरानी कमेटी है। जब हमने कमेटीज का ओरिजिन किया था उस टाइम यही कहा था 1921 में फर्स्ट टाइम हमने कमेटी को इस्टेब्लिश किया था। तो वो कौन सी कमेटी थी जिसको इस्टेब्लिश किया था? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है इसको सेटअप किया जाता है इन 1921 अंडर द प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो इस एक्ट के थ्रू हमने पार्लियामेंट के वर्क के लिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है इसको इस्टेब्लिश किया। इसीलिए जिस सबसे ओल्डेस्ट कमेटी है वो कहलाती है इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी ईयर। तो आज के टाइम में जो क्या है हर साल कॉन्स्टिट्यूट की जाती है अंडर रूल 308 ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा के जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस है, कैसे बिजनेस की वर्किंग होगी, इसके रिगार्डिंग रूल्स हैं उनमें 308 के अकॉर्डिंग हर साल इसको सेटअप किया जाता है। इसका मीनिंग हुआ कि जो इसके मेंबर्स हैं हर साल चेंज हो जाते हैं, इसका टेन्योर 1 ईयर होता है। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी ईयर। तो इसकी कॉम्पोजिशन एंड टेन्योर कैसा है? तो इसकी कॉम्पोजिशन में 22 मेंबर्स आते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 22 मेंबर्स। जो स्टैंडिंग कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी में जो हम सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी कह रहे हैं फाइनेंशियल कमेटी, इसमें लोकसभा एंड राज्यसभा इन दोनों के मेंबर्स होते हैं 22 मेंबर्स, जिसमें से 15 लोकसभा के मेंबर हैं एंड 7 राज्यसभा के मेंबर हैं। और जो मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है वो किस बेस पर किया जाता है? प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो इस वे से जो मेंबर्स हैं इनको इलेक्ट किया जाता है। इसमें ऐसा नहीं है जो रूलिंग पार्टी होगी उसके ही मेंबर होंगे, इसमें रूलिंग के साथ साथ ऑपोजिट पार्टी के मेंबर्स हैं इनको भी इलेक्ट किया जाता है। तो कितने रूलिंग पार्टी के मेंबर्स होंगे, कितने अपोजिशन पार्टी के मेंबर होंगे, जो किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। जिसका मीनिंग क्या है, अगर हम अपनी लोकसभा की 543 सीट्स कह रहे हैं, इनमें से कितने मेंबर्स हैं लोकसभा के जिसको किसी पार्टी की सीट्स मिली हैं, जिसको जितनी सीट्स मिलेंगी उसकी उतना ही प्रोपोर्शन हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग मेंबर्स हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं। इसी तरह राज्यसभा में भी लोकसभा में भी उनकी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेस पर इन 22 मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है। लोकसभा अपने मेंबर्स इलेक्ट करती है, राज्यसभा अपने मेंबर्स हैं वो इलेक्ट करती है। जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है इसकी स्पेशल फीचर क्या है? मिनिस्टर्स कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। कोई भी मेंबर अगर मिनिस्टर है तो मान लो हमने पब्लिक अकाउंट कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट कर दिया, इसमें से कोई मेंबर है वो मिनिस्टर बन गया। अब जब वो मिनिस्टर बन जाता है उसके बाद वो पब्लिक अकाउंट कमेटी का मेंबर नहीं रहता है, उस दिन से ही उसकी मेंबरशिप पब्लिक अकाउंट कमेटी से खत्म हो जाती है। तो इस तरह कोई भी मिनिस्टर पब्लिक अकाउंट कमेटी का मेंबर नहीं हो सकता। इसका बेनिफिट ये होता है जो एग्जामिन करना है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को, उसके डिपार्टमेंट में क्या चेंज हुआ है, उसकी जो सिक्योरिटी है वो करना है, वो सब मेंबर के अंडर नहीं होगी। एंड इसका जो चेयरमैन है
वो कौन इलेक्ट करता है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। एंड जो चेयरमैन होता है इसकी एक स्पेशल फीचर क्या है? सिंस 1967 से जो ऑपोजिशन पार्टी का मेंबर होता है उसी को ही चेयरमैन इलेक्ट किया जाता है। 1967 से पहले क्या था कि रूलिंग पार्टी का जो मेंबर होता था वो ही चेयरमैन होता था, लेकिन अब क्या है? ऑपोजिशन पार्टी, इसमें से क्या आते हैं? वो ही चेयरमैन इलेक्ट किया जाता है। तो जो इसका टेन्योर है वो 1 ईयर है। तो जी इसी से पता चल रहा है कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी ईयर, तो हर साल जो मेंबर है इनको दोबारा से रीइलेक्ट भी किया जा सकता है, इनको चेंज भी किया जा सकता है। तो ये होगी कॉम्पोजिशन एंड टेन्योर ऑफ पैट। देन सब कमेटीज ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है क्या जिस सब कमेटी को इस्टेब्लिश कर सकती है? यस। तो इसके लिए इनको परमिशन दी गई है। तो आज के टाइम में इनके पास 4 सब कमेटीज है, जैसे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर, इम्प्लीमेंटेशन एंड रिकमेंडेशन के ऊपर, रेलवेज के ऊपर, नॉन कंप्लाइंस मीनिंग अगर कोई काम है प्रॉपर टाइम पर नहीं किया गया है तो इसके अकॉर्डिंग उसने एक्शन लेनी है। तो नॉन कंप्लाइंस सब कमेटी है वो भी इस्टेब्लिश की गई है। तो इस तरह 4 सब कमेटीज हैं वो इस्टेब्लिश की गई हैं। तो जी होगी कॉम्पोजिशन। अब इसकी कॉम्पोजिशन की बात करते हैं। पर्पस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? हमने इसको सेटअप क्यों किया है? तो इसका एक पर्पस है to ascertain whether money granted to the government has been spent within the scope of demand or not। तो जी बहुत बड़ी बात कह दी कि हमने हमारा जो कंसोलिडेटेड फंड होता है इसी गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर करती है। अब कंसोलिडेटेड फंड से पार्लियामेंट क्या करती है? परमिशन देती है, वो अप्रूवल देगी तो मिनिस्ट्रीज को खर्च करती है। अब इसने खर्चा तो कर दिया, अब उसको देखना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जी देखती है, इसको इंश्योर करती है कि जो गवर्नमेंट ने खर्चा किया है, जो हमने पैसा ग्रांट किया है, क्या वह उसको सेम पर्पस के लिए यूज किया है या नहीं किया है। तो जो ग्रांटेड मनी थी गवर्नमेंट ने उसको स्कोप ऑफ डिमांड जिसके लिए वो डिमांड कर रही थी उसी पर खर्च किया है या किसी और मैटर पर खर्च कर दिया। इस तरह ये कौन इंश्योर करती है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी करती है। एंड इसके साथ ये देखती है कि पार्लियामेंट में एफिशिएंसी हो, कोई करप्शन है वो इंक्रीज ना हो, टू ब्रिंग आउट केसेस ऑफ वेस्टेज कि अगर आप मनी को वेस्ट कर रहे हो तो वो गलत बात होगी। हमारे इंडिया की मनी है वो हमारी डेवलपमेंट के ऊपर लगनी चाहिए, तो मनी को वेस्ट नहीं करना। अदरवाइज रूलिंग पार्टी है अपनी मर्जी से एक्सपेंडिचर करेगी। तो जी कहती है वेस्टेज को कंट्रोल करना चाहिए। करप्शन है, अगर कोई मिनिस्ट्री करप्शन करती है उसके केसेस हैं उनको ब्रिंग आउट करती है, उनको हमारे सामने लेकर आती है। कोई लॉस है इनएफिशिएंटली वर्क करी है, जेन्युगेटरी एक्सपेंसेस हैं जिनकी जरूरत नहीं थे, फालतू के खर्चे हैं वो करती जा रही है, तो इन केसेस को हम जनता के सामने लेकर आती है। तो इसका पर्पस क्या हो गया? जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारे एग्जेक्टिव एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, हमारे देश का पैसा खर्च कर रहे हैं, उसमें ट्रांसपेरेंसी को लेकर आना। इसके बाद हम करते हैं फंक्शंस ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी है, इसको इस्टेब्लिश क्यों किया गया? वैसे तो हमारा पर्पस जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू है, एक्सपेंडिचर है, इसको वॉच करना होता है। तो इसके मेन फंक्शन क्या है? इसी के साथ रिलेटेड है। टू एग्जामिन द एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स मीनिंग जो गवर्नमेंट ने कंसोलिडेटेड फंड से मनी ली थी उसके लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं? एप्रोप्रिएशन। तो जो भी एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स है रिलेटेड टू द डिफरेंट मिनिस्ट्री, चाहे रेलवे है, डिफेंस है, एनी सिविल मिनिस्ट्री है, इनमें से जो पैसा विड्रॉ किया गया था उन सबको एग्जामिन करना। डिफरेंट मिनिस्ट्रीज ने बहुत सा पैसा है वो एप्रोप्रिएट किया होता है, हमारे कंसोलिडेटेड फंड से विड्रॉ किया होता है, उसी को जो एग्जामिन करती है कि वेदर इसको हमने सही पर्पस के लिए सही जगह पर लगाया है या नहीं लगाया है। देन टू एग्जामिन द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसकी रिपोर्ट को एग्जामिन कौन करती है? पब्लिक अकाउंट कमेटी करती है। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो कैग है क्या क्या करती है? 3 रिपोर्ट्स है वो सबमिट करती है टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या
करती हैं, वो पार्लियामेंट के आगे टेबल करती हैं। तो पार्लियामेंट क्या करती है, खुद जिसमें बहुत से मेंबर्स हैं वो तो अच्छे से डिस्कस नहीं कर पाएंगे, एग्जामिन नहीं कर पाएंगे, तो पार्लियामेंट क्या करती है, जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है इसको जो सबमिट करवा देती है। तो उसके बाद पब्लिक अकाउंट कमेटी है अच्छे से एग्जामिन करती है, उसके बाद वो बताती है कि इसमें क्या कमियां हैं, जय इस रिपोर्ट बिल्कुल सही है। तो जो 3 रिपोर्ट्स हैं वो किसके रिगार्डिंग होती है, रिगार्डिंग एप्रोप्रिएशन अकाउंट कि गवर्नमेंट ने कितना रुपया है एप्रोप्रिएट किया था, प्रॉपर यूज किया या नहीं, जे क्या करी है। फाइनेंस अकाउंट के रिगार्डिंग जे रिपोर्ट होती है। एंड थर्ड होती है पब्लिक अंडरटेकिंग्स के रिगार्डिंग। तो जो जे 3 रिपोर्ट्स होगी, एप्रोप्रिएशन, फाइनेंशियल अकाउंट्स की एंड पब्लिक अंडरटेकिंग्स की, कैग ने अपनी रिपोर्ट दे दी प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट ने किसको दे दी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को दे दी। इस तरह जो रिपोर्ट है इसको एग्जामिन करती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। एंड इस टाइम पब्लिक अकाउंट कमेटीज की हर टाइप से हेल्प कौन करती है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ही करते हैं। तो इसके बिसाइड जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, इट एग्जामिन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट्स टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, जो रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर है इन दोनों के साथ रिलेटेड है। डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम है इसके साथ रिलेटेड है, अब टैक्स इन्वेजन है इसके साथ भी रिलेटेड है, एफिशिएंसी, टैक्स बेस है, इन सब के ऊपर कौन एग्जामिन करेगा, जे भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ही करती है। एंड एग्जामिन द अकाउंट्स ऑफ ऑटोनोमस एंड सेमी ऑटोनोमस बॉडीज। तो जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स के अंडर नहीं आती हैं, कुछ ऑटोनोमस हैं और कुछ सेमी ऑटोनोमस बॉडीज हैं, उनके अकाउंट्स को एग्जामिन कौन करेगा, वो भी पब्लिक अकाउंट कमेटी ही करती है। तो हर टाइम में जो कैग जो भी रिपोर्ट देती है, जिनको पूरी तरह से वॉच करती है, एग्जामिन करती है, क्या की रिपोर्ट को ऑडिट कौन करते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी ही करती है। जिस टाइम पब्लिक अकाउंट कमेटी जो काम कर रही होती है, उस टाइम पब्लिक अकाउंट कमेटी एक्ट्स एज फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो क्या करती है, इससे एक तरह से ऐसे नहीं है मेरी रिपोर्ट को वॉच करिए, उसको हर टाइप से हेल्प करती है, इसका फ्रेंड भी बन रही है, फिलोसफर भी बन रही है, अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही वो भी बता रही है, एंड उसको गाइड भी कर रही है कि आने वाले टाइम में हमको क्या रिकमेंडेशंस देनी है। इस तरह कैग की भी इंपॉर्टेंस है जब जे पब्लिक अकाउंट कमेटी को हेल्प करती है। तो जब पब्लिक अकाउंट कमेटी है जिस सभी डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से ऑडिट करती है, इसको एग्जामिन करती है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं होता कि सरकार ने क्या गलती निकाली है, उसका काम होता है लीगल टेक्निकली मिस्टेक्स को इग्नोर कर कि हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे एफिशिएंसी ला सकते हैं, इसमें कैसे फेथफुलनेस से हमको जो एग्जामिन करना चाहिए। तो इसका पर्पस पॉजिटिव होता है, ना कि किसी की कमियों को निकालना होता है, जिससे हम आने वाले टाइम में कुछ इम्प्रूव कर सके। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करी है, लेकिन साथ में इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो वो लिमिटेशन कौन सी हैं, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी से जी तो वैसे एग्जामिन करती है, लेकिन इसकी एग्जामिनेशन को पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन कहा जाता है, क्योंकि जब पूरा साल खत्म हो जाता है उसके बाद क्या अपनी रिपोर्ट तैयार करती है, उसके बाद जाकर जे क्या करती है, एग्जामिन करती है। जब सब कुछ फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, सारा एक्सपेंडिचर हो गया, उसके बाद एग्जामिन कर रहे हो, तो जब पहले होता तो कुछ हम कर सकते थे, लेकिन अब तो सब कुछ हो चुका है, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, इसीलिए इसका कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं रहता है। देन इट कैन नॉट इंटरवीन इन द मैटर्स ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कर रहा है, उसकी डेली के एक्सपेंडिचर क्या है उनमें जो इंटरवीन भी नहीं करेगी। उसको कहा गया है आपको हमारे ऑडिट है जिसको जो अकाउंट्स हैं इनको एग्जामिन करना वो करो, लेकिन हमारे इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में आपको इंटरफेयर नहीं करना है। नंबर 3, रिकमेंडेशंस आर एडवाइजरी इन नेचर। जो इनकी रिकमेंडेशंस है वो क्या है, एडवाइजरी नेचर है। बहुत टाइम्स ऐसा होता है जो मिनिस्टर्स होते हैं वो इग्नोर कर देते हैं, इनकी रिकमेंडेशंस को ध्यान ही नहीं देते हैं, इसीलिए ये एडवाइजरी नेचर की होती हैं। देन नो एनी पावर टू डिसअलाउ एक्सपेंडिचर। जो डिपार्टमेंट के किसी भी एक्सपेंडिचर को डिसअलाउ नहीं कर सकते हैं,
पार्लियामेंट में मिनिस्टर ने जो मनी विड्रॉ करा ली, अप्रोप्रिएट करा ली, उसको जो डिसअलाउ नहीं करेंगे। एंड लास्ट वन इज नो पावर टू लिमिट एक्सपेंडिचर। जे भी नहीं कह सकते डिपार्टमेंट को एक्सपेंडिचर कम करना है, तो इनके पास कोई पावर नहीं है। इनको एग्जामिन तो करना है, अपनी रिपोर्ट है, रिपोर्ट टेबल पर रख देते हैं, पार्लियामेंट है इसकी रिपोर्ट को देखती है, लेकिन जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हैं इनको अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकती है। कुछ लिमिटेशंस भी हैं, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस कभी भी कम नहीं होती है। इससे हमको पता चलता है जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है पूरी अच्छी तरह से जो गवर्नमेंट है, जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, जो मिनिस्टर्स हैं, इनके अकाउंट्स को वॉच करती है, जिससे पता चलता है कि इनमें क्या कमियां थी, तो इसको आम जनता के सामने लेकर आती है, जिससे हमको क्या बेनिफिट मिलता है, सरकार की कमियों को पता चलता है। अगर ये एफिशिएंटली वर्क करती है, इससे हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाता है, एंड इसके साथ ही हमारी मनी है इसकी वर्थ वैल्यू होती है। इससे हम एक एक रुपया अपने डेवलपमेंट के लिए भी खर्च कर सकते हैं। इस तरह से क्या है, जो हमारा पब्लिक वॉलेट है इसकी सेफ गार्ड है एंड करप्शन को कम करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो विद दिस पब्लिक अकाउंट कमेटी से कंप्लीट होती है। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे एस्टिमेट कमेटी। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।